दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम विलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, पीसीएस के लिए आवेदन शुरू, 1 लाख नए पंजीकरण, परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 17 लाख से अधिक ओटीआर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करने किए जाने और पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पीसीएस के लिए आवेदन शुरू होने के बाद 1 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी और ऑनलाइन आवेदन सुधार संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी निर्धारित की गई है। अब तक 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी यूपीपीएससी से सीधे जुड़ चुके हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन की लंबी प्रक्रिया से नहीं जूझना होगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, फैसला 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच नहीं होगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं दे सकेंगे कोचिंग संस्थान। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लेट जैसे प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं के लिए बनाई गई है। गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या ज़्यादातर फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों में, क्लास में आग की घटनाओं और कोचिंग संस्थाओं में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, ईवीएम की तर्ज पर होगी प्रश्न पत्रों की निगरानी। 22 फरवरी से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की निगरानी इस बार ईवीएम की तर्ज पर की जाएगी। जहां पेपर रखे जाएंगे वहां नाइट विजन कैमरे लगेंगे। यही नहीं, परीक्षा केंद्र पर स्ट्रांग रूम की अभिरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन सशक्त पुलिस बल की व्यवस्था होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम, पुलिस आयुक्त, एसएसपी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, यूपी बोर्ड के सचिव और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 16 जनवरी को निर्देश भेजे हैं। प्रश्न पत्रों एवं अवशेष प्रश्न पत्रों को रखने के लिए प्रधानाचार्य कक्ष से अलग सुरक्षित कक्ष को स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, जिसमें 2 अलग अलग अलमारियों की व्यवस्था होगी। पहली डबल लॉक युक्त अलमारी में परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था होगी। दूसरी अलमारी में बचे प्रश्न पत्रों तथा बंडल क्लिप को रखा जाएगा। स्ट्रांग रूम एवं इसमें रखी अलमारियों की निगरानी रात में भी भली भांति करने के लिए अच्छे क्वालिटी के नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डीवीआर की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों की होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पहुंचने पर उनके स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग तथा संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अगले सप्ताह आएगा 5 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के 5.25 लाख छात्र छात्राओं के विषम सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह घोषित होगा। स्नातक व स्नातक के विद्यार्थियों की 99% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है। बची उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन काम
तेजी से चल रहा है। इसके साथ दोबारा मौका पाने वाले 65 विद्यार्थियों ने प्रयोगात्मक परीक्षा दे चुके हैं। यह वह छात्र रहे जो सख्ती की वजह प्रयोगात्मक परीक्षा छोड़ दिया था या फेल हो गए थे। इससे अब उनके रिजल्ट इनके साथ जारी कर दिए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय व मंडल को प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 नवंबर से 26 दिसंबर के मध्य 251 केंद्रों पर हुई थी। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह यानी 22 जनवरी के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पर स्नातक कोर्स बीएड विद सेमेस्टर परीक्षा के लिए तकरीबन 5.25 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। संदिग्ध केंद्र व छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बारीकी से की जा रही, छात्रों को चिन्हित भी किया जा रहा है। दोस्तों अगली जानकारी 1649 परिचालकों की होगी भर्ती। परिवहन निगम की ओर से प्रदेश भर में 1649 पदों पर परिचालकों की भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को सूचना जारी कर दी गई। भर्तियां सेवा आयोजन के मदद से संविदा पर होगी। भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ CCC प्रमाण पत्र जरूरी है। निगम के मुताबिक लखनऊ परिक्षेत्र में 288, अलीगढ़ 239, गाजियाबाद 147, मुरादाबाद 557, बरेली 256 और नोएडा में 162 परिचालकों की भर्ती की जाएगी। NCC B सर्टिफिकेट, भारत स्काउट एवं गाइड, राज्य व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के 5 अंक में 5% का वेतन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार आरक्षण भी मिलेगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, कॉलेजों के 153 शिक्षक जल्द कहलाएंगे प्रोफेसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों को जल्द प्रोफेसर का पद नाम मिल जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम दौर में है। EB से संबंध 11 कॉलेजों के तकरीबन 153 शिक्षक प्रमोशन की दौड़ में शामिल है। इसके लिए इंटरव्यू शुरू है। अब तक 12 विषयों में इंटरव्यू पूरे हो चुके हैं, जबकि 12 विषय के होने हैं। उम्मीद है कि फरवरी तक इंटरव्यू पूरे कर लिए जाएंगे। कुलपति की मंजूरी के बाद कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिफाफा खोले जाएंगे। वर्तमान में EB के 11 संगठक कॉलेजों में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर लंबे समय से प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे हैं और कई इस इंतजार में रिटायर भी हो चुके हैं। कॉलेजों के शिक्षकों ने पहली बार तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर RS हांगुलू के कार्यकाल में 2019 में फॉर्म भरा था। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, PGI मार्च तक डॉक्टरों की भर्ती। दोस्तों PGI लंबे समय से डॉक्टरों के खाली 150 से अधिक पदों पर मार्च तक भर्ती करेगा। संस्थान ने कुछ विभागों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान में संचालित 34 विभागों में डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे। नर्स, टेक्नीशियन समेत दूसरे कर्मचारियों को 18 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर बेड बढ़ाने के साथ ही मरीजों को डॉक्टरों की सलाह, जांच और ऑपरेशन में सहूलियत मिलेगी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, जन्मतिथि प्रमाण के लिए आधार मान्य नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। EPFO ने आदेश जारी कर बताया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा था। उसके बाद यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी से लिया गया। संगठन ने बताया कि UIDAI द्वारा मिले पत्र के अनुसार आधार को आधार अधिनियम 2016 के अनुसार जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता मिली है। आधार पहचान सत्यापित करता है, लेकिन यह सही जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। दस्तावेज होंगे मंजूर। EPFO ने जन्मतिथि के सुधार के लिए कई दस्तावेजों को मान्य कर रखा है। इनमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, SSC प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि हो, सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य पेंशन भुगतान का आदेश, सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।